हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। अपनी सीरीज में हम एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन होंगे, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो कहाँ से करेंगे। जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, वहाँ से थोड़े एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं हमारे, उन्हें कर लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रभाव हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। कैसा इफेक्ट हो सकता है? तो ये जो मैंने बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा है, प्रोसीजरल लॉ है। कैसा है? प्रोसीजरल लॉ है ना। तो प्रोसीजरल लॉ का इफेक्ट कैसा हो सकता है? भूतलक्षी हो सकता है। ठीक है, तो कैसा हो सकता है? भूतलक्षी हो सकता है। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पर लागू नहीं होता? तो आपको पता है न्यायिक कार्रवाइयों पर तो लागू होता है भाई, ठीक है। एफिडेविट पर लागू नहीं होता और आर्बिट्रेटर्स पर लागू नहीं होता। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर साफ साफ सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि गवाह झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, कि गवाह तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था भाई पाबी ने। किसने? पाबी ने, याद रखना है। नेक्स्ट है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में कौन से कथन इनमें से सही है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, सिद्ध तो उन्हें होना चाहिए, है ना। प्रूव होना चाहिए, तभी तो उन पर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। जो परिस्थितियां बताई गई हैं, सिचुएशन बताई गई हैं, तो वो क्या करना चाहिए? डिसीजन देने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, है ना। तो 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषिता के अनुरूप, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। तो इनमें से कौन कौन सा सही होगा? आंसर में आपको ये बताना है, ठीक है, क्योंकि आपने भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है, कोई तथ्य, देखिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज आ गया है। कह रहा है कि कोई तथ्य नासाबित कहा जाता है, जबकि नासाबित कब होता है? एक तो कौन कौन सी परिभाषा दी हुई है? साबित, है ना, नासाबित और साबित नहीं हुआ, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, और प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, है ना। ये डेफिनेशन दी गई है। तो कह रहा है कि कोई तथ्य नासाबित कहा जाता है, डिसप्रूव्ड कहा जाता है। कब कहा जाता है डिसप्रूव्ड? जबकि, जबकि क्या हुआ हो? जबकि कोई तथ्य जिस पर न्यायालय विचार करके कोर्ट क्या माने? कोर्ट ये मानता है कि इस तथ्य का, इस फैक्ट का अस्तित्व नहीं है। या कोई प्रज्ञावान व्यक्ति, रीजनेबल माइंड वाला पर्सन क्या कहेगा कि इस फैक्ट का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, गलत आंसर बताना है। साक्ष्य निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है, तो कौन कौन से हो सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री होते हैं, लेकिन प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव क्या एविडेंस नहीं होते। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान को दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है ना, एक मार्क बना रहा है। एक दूध वाला है जो कि क्या है? अनपढ़ है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है किस प्रकार के साक्ष्य के द्वारा? आपने क्या पढ़ा है? देखिए, आपने पढ़ा है ना डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है कि डॉक्यूमेंट क्या है? कि एक मार्क बना सकता है अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, है ना। तो जब एक वो चिन्ह बनाता है, तो कैसे एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है उसे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, शपथ पत्र पर दिया गया कथन, क्या जो एफिडेविट पर जो कथन दिया जाता है
जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो क्या होगा, वो एविडेंस नहीं माना जाता। सबसे पहली बात होगी ये, ठीक है। और कब हो सकता है, तब हो सकता है यदि न्यायालय इसकी अनुमति दे दे। फर्स्टली क्या होता है, साक्ष्य नहीं होगा, और अगर मतलब कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट उसकी एडमिशन दे दे, ठीक है, हाँ कर दे, एक्सेप्ट कर ले, तो क्या होगा, उसकी अनुमति दे दे तो वो एक्सेप्टेबल एडमिशेबल हो सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि यदि किसी संबंध साक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कि एविडेंस जो है, एविडेंस के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से वो सही है। देख लेते हैं कि यदि किसी न्यायाधीश को किसी मामले के तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान है तो उसे साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर पर्सनली उसे किसी बात की नॉलेज है तो उसे एविडेंस के रूप में थोड़ा ना लेगा। कह रहा है बिना प्रति परीक्षा के अभियुक्त या साक्षी का कथन साक्ष्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि भाई क्या होगा, पहले उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रति परीक्षा करनी होगी, है ना। सामने वाली पार्टी को भी तो राइट है ना, जो परीक्षा करे, एग्जामिनेशन करे। नेक्स्ट है कि शपथ पर दिया गया कथन मात्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए न्यायालय में, कोर्ट में क्या इंक्लूड है, तो देख लेते हैं कौन कौन है। जूरी, नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27, ऑर्डर 27, रूल 17 के अधीन कमिश्नर, फिर कह रहा है मजिस्ट्रेट, और फिर कह रहा है उपयुक्त सभी, है ना। तो क्या है, उपयुक्त सभी है, हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता विभागीय जांचों में साक्ष्य अधिनियम, जो विभाग की जांच होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है ए की मृत्यु बै के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुई, बै के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। कौन सा नहीं है, देखिए फर्स्टली कह रहा है कि यह तथ्य कि ए एक 30 वर्ष का नवयुवक था, तो ये बात तो कहीं से भी रेलिवेंट नहीं है ना, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं नजर आ रही है। उसके बाद है यह तथ्य कि ए एक अच्छे स्वास्थ्य वाला नवयुवक था, फिर कह रहा है यह तथ्य कि ए पी सी एस जे की परीक्षा में अहित था, यह तथ्य कि बै उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदि था। तो इनमें से कौन सी बात सुसंगत नहीं है, देखिए यहाँ क्या है कि रेलिवेंट नहीं है दिया हुआ है, लेकिन यहाँ रेलिवेंट है होना चाहिए, क्योंकि ये तो इनमें से तो कोई भी बात रेलिवेंट नहीं होगी ना। ये वो 30 वर्ष का नवयुवक था, या वो अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति था, है ना। रेलिवेंट होगी तो यही बात हो सकती है कि यह तथ्य की, यह फैक्ट की बैच जो था वो नेग्लिजेंस से ही गाड़ी चलाता था, उसे आदत थी, ठीक है। तो शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, प्रिंट में मिस्टेक हो गई होगी। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो कौन आते हैं भाई, सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं, है ना। और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, तो कौन कौन हो गए, सभी न्यायाधीश, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत प्राधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट भी हैं, लेकिन कौन नहीं आते, मध्यस्थ नहीं आते हैं, आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबूत से तात्पर्य है, सबूत क्या है, सबूत से क्या तात्पर्य है भाई, साक्ष्य से, परिसाक्ष्य से, साक्ष्य या परिसाक्ष्य के प्रभाव से, साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत भौतिक वस्तु से। देखिए जब एविडेंस दिया गया, है ना, एविडेंस दिया गया, तो एविडेंस का क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, या क्या डिसइफेक्ट पड़ा साक्ष्य या परिसाक्ष्य का। जब वो कोई बात एविडेंस देने से या तो प्रूव हो जाए या डिस्प्रूव हो जाए, तो वो क्या बन जाती है, प्रूव होने पर सबूत बन जाती है ना, वो बात क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो सबूत क्या है, साक्ष्य या परिसाक्ष्य का प्रभाव होता है ना, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, कह रहा है कि ख की हत्या का कै अभियुक्त है, क्या है, एक्यूज्ड है, बी का मर्डर करने का कौन, ए। उपयुक्त विचारण के लिए कौन से विवादित तथ्य फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। फैक्ट इन इशू क्या है कि एक बात के लिए डिनाई कर रहा है, एक बात को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। फैक्ट इन इशू जिस पर ही पूरा ही मामला क्या है,
डिपेंड करता है, पूरा ही मामला आधारित है, वो हुआ फैक्ट इन इशू, है ना। तो फैक्ट इन इशू कौन कौन से हो सकते हैं? पहला एक ये है कि कै ने कै की मृत्यु कारित की, बिल्कुल फैक्ट इन इशू है। यहाँ पर क्या कहेगा? कै ने कै की मृत्यु कारित की, लेकिन जो एक्यूज्ड होगा कै, है ना, वो क्या कहेगा कि नहीं भाई मैंने नहीं मारा उसे, तो फैक्ट इन इशू हुआ। कह रहा यह है कि कै को कै ने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन किया था, ठीक है। उसके बाद है कि कै की हत्या के लिए कै के पास क्या थी? इंटेंशन थी। तो ये सभी क्या हो सकते हैं? ये सभी फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन इनमें से सत्य है? कह विवादित तथ्य होते हैं जिनके आधार पर वाद का निर्णय होता है, बिल्कुल, जिन पर पूरा ही मामला आधारित होता है वो क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुसंगत तथ्य किसी अधिकार का एक आवश्यक तत्व नहीं होता है। बताइए भाई, ये भी बिल्कुल सही है ना। सुसंगत जो रेलिवेंट फैक्ट है उसे किसी अधिकार का एक आवश्यक तत्व होने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर कह रहा है सुसंगत तथ्य साक्ष्य तथ्य भी कहलाते हैं, कहला सकते हैं, उपयुक्त सभी सत्य हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कै पर कै की हत्या का आरोप है, कै उससे इनकार करता है, इसमें से कौन सा कथन सुसंगत होगा? अब देख लेंगे कौन सा रेलिवेंट हो सकता है। रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि इनमें से 5 से 55 में जो प्रोविजन दिए हुए हैं उनमें से कहीं से भी क्या हो? रेलिवेंट हो, ठीक है, कनेक्टेड हो। फैक्ट इन इशू से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या है भाई, आंसर क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले कह रहा है कि कै की कै से शत्रुता थी क्योंकि वह उसकी स्त्री से अवैध संबंध रखता था। तो ये कनेक्शन देखो, कनेक्शन दिखा रहा है, इसकी वजह से तो क्या कर सकता है, उसके पास मोटिव मिल जाता है ना, कि वो उसे मार दे। फिर कह रहा है कि हत्या से थोड़ी देर, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मोटिव है ना, मोटिव कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन बताना है आपको मोटिव का। नेक्स्ट है, कह रहा है हत्या से थोड़ी देर पहले कै खुला चाकू लिए गुस्से में कै के मकान की ओर जा रहा था। देखो ये भी कनेक्शन दिखा रहा है कि हाँ भाई वो चाकू लेके गया था तो उसने मारा भी होगा, है ना। फिर कह रहा है थोड़ी देर पहले कै ने गै से कहा था कि वह कै से बदला लेगा, ये भी कनेक्शन दिखा रहा है। फिर कह रहा है हत्या के कुछ समय पश्चात क्या क्या हो गया था? फरार हो गया था। तो ये क्या बता रहा है? ये बताइए क्या बता रहा है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट बता रहा है ना। क्या की हत्या हुई, उसके कुछ बाद में क्या हुआ? वो फरार हो गया, ठीक है। तो अब ये भी बताएंगे कि सब्सिक्वेंट और कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट, पूर्व वाला आचरण और पश्चात वाला आचरण कहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके बाद है उपयुक्त सभी सुसंगत है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित सुसंगत तथ्य क्या है? कै का कै की हत्या के लिए विचारण होता है। तथ्य कि कै जानता था कि कै ने गै की हत्या की है। ये हो सकता है नहीं हो सकता है? बताइए भाई, हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। फिर कह रहा है कै ने कैसे धन जबरदस्ती वसूल किया था, बिल्कुल ये भी हो सकता है। कै विवाहित था, नहीं भाई कोई रेलिवेंट फैक्ट नहीं है। कह रहा है कै ने कै की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। आज के लिए चलिए इतना ही। नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें जितने भी डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड करेंगे। देखिए जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है सेक्शन 1 से 4 तक भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हमेशा से एग्जाम आप देखें कभी कभी प्रीवियस एग्जाम, तो उसमें देखेंगे कि 2 या 3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं सेक्शन 1 से सेक्शन 4 के बीच में। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो अच्छे से डिस्कस करना होगा इसे भी। थैंक यू सो मच।